दोस्तों, बिहार का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? खराब सड़कें, गरीबी, बेरोजगारी और पुअर गवर्नेंस ही ना। इन सबको मिलाकर कहें तो आपके मन में एक बीमारू राज्य की तस्वीर आती होगी। लेकिन क्या दोस्तों बिहार शुरुआत से ही ऐसा था? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र बिहार के वैशाली में ही बना था? क्यों चौंक गए ना? बिहार का इतिहास है ही ऐसा दोस्तों, जो आज के बिहार से बिल्कुल अलग और संपन्न हुआ करता था। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध धर्मों में से कुछ धर्म जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म बिहार की ही देन है, और दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी भी बिहार में ही थी। इसके अलावा दुनिया को राजनीति और कूटनीति का पाठ पढ़ाने वाले चाणक्य भी बिहार के ही रहने वाले थे। और इतना ही नहीं दोस्तों, सबसे पवित्र हिंदू ग्रंथ में से एक रामायण लिखने वाले वाल्मीकि भी बिहार की मिट्टी से ही उपजे थे। दोस्तों, दुनिया को सर्जरी का ज्ञान भी बिहार से ही मिला था, और सर्जरी की जन्मदाता सुश्रुत बिहार से ही थे, और दुनिया को गणित का ज्ञान देने वाले आर्यभट्ट भी बिहार के ही रहने वाले थे। इनके साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक महान जैसे चक्रवर्ती सम्राट भी इसी बिहार की जमीन से उपजे थे। ऐसे में बिहार के स्वर्णिम इतिहास को जानने के बाद कोई भी आज के बिहार की बीमारू स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि आज जब आप बिहार को देखते हैं तो अपने इतिहास से बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट जान पड़ता है। दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि आज की वीडियो में हम बिहार की गरीबी और उसके पिछड़ेपन के बारे में बताएंगे, लेकिन रुकिए, ये सब तो आपको ऑलरेडी पता है और इस पर हजारों वीडियोस आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बिहार की प्रॉब्लम को डिस्कस करने के बजाय ये डिस्कस करेंगे कि आखिर बिहार अपने खोए हुए स्वर्णिम इतिहास को फिर कैसे वापस पा सकता है, कैसे बिहार इंडिया की सबसे पिछड़े राज्यों में से उभर कर वन ऑफ द बेस्ट स्टेट बन सकता है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम उन सभी समस्याओं के हल पर डिस्कशन करेंगे कि आखिर बिहार अपनी ग्लोरी वापस कैसे हासिल कर सकता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि बिहार की समस्याएं तो आप सदियों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इन समस्याओं का अंत कैसे मिलेगा ये आपको आज जानने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप वर्ल्ड अफेयर्स पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना मिलते रहे। दोस्तों, हम इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अनअकैडमी पर आने वाली 14 अप्रैल तक IIT और नीट एग्जाम के एक साल की सब्सक्रिप्शन की फीस 40,000 रुपए से रिड्यूस होकर 4,999 यानी 4,999 की हो गई है। यदि आप खुद या आपके फ्रेंड्स और सिबलिंग्स IIT या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ IIT और नीट की तैयारी करने के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वो भी 4,999 रुपए जैसी अफोर्डेबल प्राइसिंग में। इतना ही नहीं दोस्तों, जो भी लर्नर्स IIT या नीट सब्सक्रिप्शन लेंगे उनमें से 10 लकी विनर्स जीत सकते हैं ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी। इस ऑफर को अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाकर आप वर्ल्ड अफेयर्स का कोड यूज कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन बिहार अचीव इट्स लॉन्ग लॉस्ट ग्लोरी? नंबर 1, प्रमोशन ऑफ IT सेक्टर इन बिहार। दोस्तों, आजादी के बाद भारत के बहुत से ऐसे स्टेट थे जो गरीब और पिछड़ेपन के शिकार थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा हो या फिर साउथ इंडिया के कुछ गिने चुने स्टेट हो। लेकिन देखते ही देखते ये स्टेट डेवलप होते गए, लेकिन बिहार फिर भी आगे नहीं बढ़ पाया। यहाँ तक कि साल 2000 में बने छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड जैसे स्टेट भी तेजी से डेवलप करके बिहार से आगे निकल गए। लेकिन इतना बेहतरीन इतिहास होने के बावजूद बिहार आज भी संघर्ष कर रहा है। दोस्तों, यहाँ से बिहार को अगर फिर से ग्रोथ करनी है तो सबसे पहले उन फैक्टर्स को नोटिस करना होगा जो दूसरे स्टेट्स के डेवलप्ड होने के कारण बने हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा का एग्जाम्पल ले लें तो इन दोनों स्टेट्स के डेवलप होने के पीछे कहीं ना कहीं IT इंडस्ट्री का बड़ा हाथ है। आज हरियाणा में गुरुग्राम और उत्तर प्रदेश में नोएडा इनकी इकोनॉमी का सबसे बड़ा फैक्टर है। और आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि हरियाणा की GDP का ऑलमोस्ट 60% अकेले गुरुग्राम से आता है। उसी तरह लगातार डेवलपमेंट की सीढ़ियां चढ़ रहे उत्तर प्रदेश, जिसे किसी जमाने में बिहार के बराबर माना जाता था, आज वहां नोएडा शहर है जो उत्तर प्रदेश की डेवलपमेंट में बड़ा रोल निभा रहा है। आज नोएडा उत्तर प्रदेश की GDP में 10.12% का कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। और अब ऐसे में ये सवाल बिल्कुल जायज लगते हैं कि बिहार में काबा, आखिर बिहार के पास ऐसा कोई शहर, ऐसी कोई IT इंडस्ट्री क्यों नहीं है? अगर आने वाले समय में बिहार के पास कोई IT सिटी हो तो बिहार की ग्रोथ का पोटेंशियल काफी बढ़ सकता है, जो कि बिहार की एग्रीकल्चर सेंटर GDP को बूस्ट दे सकता है। इसीलिए बिहार की गवर्नमेंट को पटना जैसे शहरों को IT हब बनाने पर जोर देना चाहिए। और मुझे मालूम है कि आप में से कई सारे लोग शायद मन ही मन में संकोच कर रहे होंगे कि पटना और IT हब, लेकिन दोस्तों, जब उत्तर प्रदेश में लखनऊ IT हब बन सकता है तो पटना क्यों नहीं बन सकता? बिहार के लिए IT इंडस्ट्री डायनामिक पर्सपेक्टिव के साथ ही साथ यहाँ बड़े लेवल पर हो रहे ब्रेन ड्रेन को रोक सकती है। दोस्तों, बिहार की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा नौकरी की तलाश में बैंगलोर, गुड़गांव, मुंबई और पुणे जैसे शहरों की तरफ पलायन करता है। इससे एक बड़ा मैन पावर जो स्टेट की ग्रोथ को पुश कर सकता था, वो दूसरे शहरों में अपना भविष्य तलाश रहा है। जबकि दोस्तों, अगर वही बिहार के IIT IIM में सिलेक्ट होने वाले लोगों को
बिहार में ही रोका जा सकेगा तो दूसरे शहरों में एडजस्ट होने और नौकरी ढूंढने में बिहार के युवाओं को इतना सफर नहीं करना पड़ेगा और ये सब सिर्फ आईटी इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर सकती है। प्रमोट फिल्म एंड स्पोर्टिंग इंडस्ट्री। दोस्तों, इस पलायन करने वाले हिस्से में एक ऐसा वर्ग भी है जो मुंबई की तरफ पलायन करता है ताकि फिल्म इंडस्ट्री के इर्द गिर्द वे कोई अपनी पहचान बना सके। आज भी अगर मुंबई की किसी फिल्म की शूटिंग पर चले जाए तो आपको फिल्म क्रू में कोई ना कोई बिहार का व्यक्ति जरूर मिल जाएगा। और दोस्तों, ये कोई हवाई बातें नहीं है। इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री आज करीब 197 बिलियन रुपीस की हो चुकी है, जो कि एक बड़ी थ्राइविंग और एम्प्लॉयमेंट देने वाली इंडस्ट्री है। इंडिया में हर राज्य के पास अपनी फिल्म इंडस्ट्री है। आंध्र प्रदेश तेलुगु फिल्म बनाता है, तमिलनाडु में तमिल और बंगाल में बंगाली फिल्म बनती हैं। लेकिन आपको यहाँ ये सुनकर हैरानी होगी कि भोजपुरी फिल्में बिहार में नहीं बनती हैं। दोस्तों, जब हम नोएडा में मौजूद आईटी हब की बात करते हैं तो हम यहाँ मौजूद नोएडा फिल्म सिटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल्स आज नोएडा फिल्म सिटी में ही लोकेटेड है, जिससे उत्तर प्रदेश के यूथ को जॉब तो मिल ही रही है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा भी इंडस्ट्री की मदद से ग्रो कर रहा है। वहीं बिहार की यूथ को इस इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई की तरफ रुख करना पड़ता है, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री भी वहीं से बेस्ड है और इससे ना तो फायदा स्टेट का हो रहा है और ना ही वहाँ की पॉपुलेशन का। अगर नियर फ्यूचर में भोजपुरी सिनेमा रीजनल टैलेंट्स के साथ काम करता है तो यहाँ के यूथ को तो एक्सपोजर मिलेगा ही, और साथ ही में गवर्नमेंट की मदद से यहाँ कोई फिल्म सिटी सेटअप होती है तो इससे फिल्म मेकर्स को भी काफी मदद मिलेगी और स्टेट की इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ रीजनल और कल्चरल हेरिटेज को भी प्रमोट और प्रिजर्व किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री तो दूर की बात है, बिहार में अपना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तक नहीं है। जी हाँ, है ना चौंकाने वाली बात। इंडिया जहाँ क्रिकेट का इतना बड़ा मार्केट है, इवन इसे आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हाल ही में आईपीएल में शुरू हुई भोजपुरी कमेंट्री को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में क्रिकेट कितना पॉपुलर है। पर क्रिकेट इकोनॉमी को इग्नोर करते हुए बिहार में एक भी क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। फोकस ऑन स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। दोस्तों, ये तो रही फिल्म और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात, लेकिन बिहार की किस्मत बाकी इंडस्ट्री को लेकर भी कुछ खासी अच्छी नहीं रही है। इस मैप में आप देख सकते हैं कैसे बिहार में पर 1 लाख लोगों के लिए सबसे कम फैक्ट्रीज हैं। ये दिक्कत बिहार के साथ आखिर क्यों है? बिहार के चीफ मिनिस्टर के मुताबिक इसका जवाब है बिहार का समुद्र किनारे ना होना। ये बात एक हद तक ठीक भी है, क्योंकि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, लेकिन दोस्तों ये पूरा सच नहीं है। दोस्तों, आज भले ही कोस्टल रीजन की इकोनॉमी और वहाँ का इंडस्ट्रियल सेक्टर थ्राइव कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लैंडलॉक स्टेट्स जैसे हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना की इकोनॉमी कहीं बहुत पीछे है। इसीलिए लैंडलॉक वाला फैक्टर पूरी तरीके से सच नहीं हो सकता, और पूरा सच ये है कि यहाँ का लैंड काफी छोटे छोटे से हिस्सों में डिवाइडेड है, जिस वजह से अगर कोई इंडस्ट्री यहाँ लैंड भी खरीदना चाहे तो उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं बिहार के पास पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड मौजूद है, इस वजह से कोई भी अपनी जमीन इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं देना चाहता। ऐसे में जरूरी है कि गवर्नमेंट लैंड अलॉटमेंट का जिम्मा अपने सर उठाए और ये मेक श्योर करे कि बिहार की इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट हो सके। फोकस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों, इसके साथ ही बिहार में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए एक नया रास्ता बनाया जा सकता है बिहार के युवाओं के लिए। दोस्तों, बिहार से बहुत से बड़े नाम और चेहरे निकले हैं, लेकिन यही ये जो निकले शब्द है वो चुभता है। बिहार के लोग अपने हार्डवर्क के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में बिहार की यूथ को अगर मौका दिया जाए अपने ही राज्य में अपने ही राज्य के लिए कुछ बेहतर करने का, तो इससे स्टेट की डेवलपमेंट में एक उछाल देखने को मिलेगा। इंडिया के सबसे मुश्किल एग्जाम जैसे यूपीएससी, आईआईटी और आईआईएम में टॉप करने वाले स्टूडेंट्स भी बिहार के ही होते हैं। यानी कि यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है एक पुश की, एक मदद की, जिससे इन्हें भरोसा हो कि इनका स्टेट भी इनके लिए सब कुछ कर सकता है। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट वाइज एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम इसमें एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है, और इसके साथ ही बैंक से फाइनेंसिंग मदद देकर सरकार यंगस्टर्स जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनकी मदद कर सकती है। लेकिन दोस्तों, साथ ही सरकार को ये भी ध्यान रखना होगा कि इन्हें बिना किसी हैरेसमेंट और करप्शन के लोन्स मिल जाएं। ग्रोथ इन टूरिज्म। दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस बिहार की हम बात कर रहे हैं वो भले कई मामलों में पीछे हो, लेकिन यहाँ टूरिस्ट प्लेसेस और खूबसूरती की कोई कमी नहीं है। हमने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि कैसे बिहार दुनिया और भारत के महानतम लोगों की जन्मभूमि और कर्मभूमि है, लेकिन बाकी स्टेट्स की तरह बिहार अपना टूरिज्म सेल नहीं कर पाया है। आज हम उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो वहाँ अयोध्या राम मंदिर से वहाँ टूरिज्म में एक बड़ा जंप देखने को मिलता है। राम मंदिर ने उस पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए व्यापक टूरिज्म संभावनाएं क्रिएट कर दी हैं, जहां 2 दशक पहले तक डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ कोशिशें ही हो पा रही थी, वहीं अब अयोध्या आज उत्तर प्रदेश को अमीर बना रहा है। बिल्कुल इसी तरह टूरिज्म सेक्टर बिहार के लिए मेजर रोल प्ले कर सकती है, और हर स्टेट अपने टूरिज्म के प्रमोशन के लिए अच्छा खासा अमाउंट स्पेंड करते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री उन्हें एक बड़ा बिजनेस ला कर देगी। अगर बिहार सरकार अपने टूरिज्म प्रमोशन और स्टेट को टूरिस्ट फ्रेंडली के साथ सेफ बनाने पर फोकस करे तो बिहार बौद्ध
जैन और सिख समुदायों के अलावा नालंदा, विक्रमशिला, गया और भागलपुर जैसी जगहों के साथ एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। वर्क ऑन एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, गुड गवर्नेंस एंड सोशल इश्यूज। दोस्तों, ये तो रही टूरिज्म की बात, लेकिन अगर हम बिहार के कोर में जाएं तो शुरुआती रिफॉर्म में बिहार को एक बड़ा इकोनॉमिक बेनिफिट उसका एग्रीकल्चरल सेक्टर भी दे सकता है। दोस्तों, जैसे कि बिहार की इकोनॉमी में उसकी खेती का एक बड़ा योगदान रहा है, ऐसे में बिहार हरियाणा और पंजाब जैसे स्टेट से एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के बारे में प्रेरणा ले सकता है। बिहार के पास उपजाऊ जमीन है जिनसे वे एक साल में 3 फसल ले सकते हैं, और ऐसे में अगर सरकार एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स पर फोकस करे और मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को अपनाए तो बिहार अपने किसानों के साथ इकोनॉमी को बूस्ट करने में भी हेल्प कर पाएगा। इरिगेशन फैसिलिटीज, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और प्रमोशन और मार्केट लिंकेजेस क्रिएट करके सीधे किसानों को फायदा पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि आज बिहार की जीडीपी का 20% हिस्सा एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता है। लेकिन दुख की बात यह है कि बिहार में चाहे इंडस्ट्रीज लगने की बात करें, टूरिज्म सेक्टर बूस्ट करने की बात करें या गरीब किसानों को उनके हक के पैसे दिलाने की बात करें, आखिर में सारा मामला आकर रुक जाता है यहाँ के क्राइम रेट पर। दोस्तों, एक रिपोर्ट की माने तो बिहार में सबसे ज्यादा क्राइम्स लैंड डिस्प्यूट को लेकर होते हैं। लैंड डिस्प्यूट एक ऐसा मामला है जिसे हर बिजनेसमैन बचना चाहता है, और बिहार में जमीन ही मिलनी इतनी मुश्किल हो जाती है कि इंडस्ट्रियलिस्ट या इंडस्ट्री लगाने के बारे में सोचता तक नहीं है। वहीं यहाँ के क्राइम रेट्स भी हायर हैं, जो बिजनेसेस और टूरिज्म के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। यही सब आंकड़े बिहार को अनवांटेड बनाते हैं, और ऐसे में बिहार सरकार को पहले स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और गुड गवर्नेंस एंड लेस क्रिमिनलाइजेशन बिहार के लिए फॉरेन कंपनीज के इन्वेस्टमेंट का दरवाजा भी खोलेगी, जो बिहार के भविष्य के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। और दोस्तों, इसी चीज का जीता जागता एग्जाम्पल बिहार का पड़ोसी राज्य यूपी है, जहां पर गुंडागर्दी में कमी आने से, शांति स्थापित होने से 2019 से 2023 के बीच यूपी को लगभग 11,000 करोड़ की फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिली है। और दोस्तों, अगर आप बिहार को थोड़ा नजदीक से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि बिहार में इससे भी बड़ी दिक्कतें और परेशानियां हैं जिन्हें सॉल्व करना वहां की सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए, जैसे कि मेडिकल, एजुकेशन और महिला सुरक्षा। दोस्तों, बिहार में हालात ऐसे हैं कि यहाँ कुपोषण, खाने में प्रोटीन की कमी, अनीमिया और अंधापन बहुत बड़ी समस्या है, और साफ पीने लायक पानी और बेसिक शौचालय जैसी सुविधाएं भी आज भी एक लार्ज पॉपुलेशन के लिए मौजूद नहीं है। एक स्टडी के मुताबिक बिहार में 80% दवाइयों की कमी है, और साथ ही यहाँ पर 60% कम डॉक्टर्स हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक बिहार के आधे से ज्यादा डॉक्टर बिहार के सिर्फ 3 जिले पटना, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में ही हैं, और बिहार में हर 1 लाख पेशेंट्स के लिए केवल 26 हॉस्पिटल बेड्स ही हैं, जबकि नेशनल एवरेज 138 का है। ऐसे में बिहार सरकार को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने के अलावा पब्लिक हेल्थ सिस्टम को रिफॉर्म करने की भी जरूरत है, जिससे बिहार के लोगों को एक बेहतर जीवन मिल सके। कंक्लूजन। दोस्तों, बिहार में आज जितनी समस्याएं हैं वो समस्याएं कहीं ना कहीं ढांचागत समस्याएं हैं, लेकिन इसमें हम बिहार झारखंड बंटवारे को भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो सारे मिनरल्स और मैक्सिमम रिसोर्सेज झारखंड के हिस्से में चले गए, और इससे बिहार की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा भी झारखंड के हिस्से में चला गया। लेकिन जब झारखंड बिहार का हिस्सा था तब उस पर इतना महत्व नहीं दिया गया, इसीलिए एक तरफ जहां ये बंटवारा झारखंड के लिए फायदेमंद साबित हुआ, वहीं बिहार के लिए ये नुकसान का सौदा था। लेकिन दोस्तों, आज बिहार अपनी पॉलिसीज और लॉ एंड ऑर्डर रिफॉर्म करके अपनी लॉन्ग लॉस्ट ग्लोरी हासिल कर सकता है, और पटना, भागलपुर और मुजफ्फरनगर जैसे शहरों का रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार के लिए बेनिफिशियल तो होगा ही, और साथ ही साथ इससे एम्प्लॉयमेंट के भी नए रास्ते खुलेंगे। और दोस्तों, ये था इस वीडियो का। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।